गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका कैश मैनेजमेंट हम कंप्लीट कर लेंगे और साथ में आपके पास डेटर्स मैनेजमेंट हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो कुछ एक दो पॉइंट्स यहाँ पर अभी बाकी हैं कैश मैनेजमेंट में, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। तो कॉन्सेप्ट भी हैं कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। तो पहली बात, यहाँ तक अभी तक आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई भी पॉइंट है, तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चंस मुझे पता है कि यहाँ पर दो तीन क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं, तो वो डेफिनेटली हम कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए, अभी तक तो एक क्वेश्चन हमारा बाकी है 40। तो सबसे पहले यही हम कवर कर लेते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे दे दीजिए सर। तो देखिए सर, यू आर गिवन बिलो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 2 years ऑफ ए कंपनी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे दिया 2 years का, एंड दिस इज ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, स्टोर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, मिसलेनियस इनकम्स। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 1200 लैक्स इन ईयर 3। तो यहाँ पर आपके पास 800 लैक्स था, फिर 1000 लैक्स था, और यहाँ पर आपको कितना दे दिया, 1200 लैक्स। ठीक है। As a result, other expenses will increase by 50 lakhs. Other expenses will increase by 50 lakhs beside other charges. Only raw material or in stock. Raw material ही stock में, assuming sales and purchase are in cash term, and the closing stock is expected to go up by the same amount as between 1 and 2. तो आपके पास closing stock उसी हिसाब से increase हो रहा है as first and second. तो आपके पास देख लीजिए closing stock कितना ले लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना ले लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे वो तो। ठीक है। साथ में आपके पास यू मे अज्यूम दैट नो डिविडेंड इज पेड, द कंपनी कैन यूज 75% ऑफ द कैश जनरेटेड टू सर्विस ए लोन, कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी अवेलेबल इन ईयर 3 फॉर द पर्पज इग्नोर इनकम टैक्स। ठीक है। तो हम ईयर 3 के लिए बना लेंगे, एंड दिस इज अकॉर्डिंगली वहां पर देख लीजिए गो अप बाय द सेम अमाउंट। तो आपके देख लीजिए सेल्स आ जाएगी, सेल्स ऑलरेडी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक उसी के हिसाब से मूव करेगा। ठीक है। तो वी विल फाइंड आउट, तो हम वो मटेरियल कंजम्पशन परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, मटेरियल कंज्यूम हम निकाल लेंगे, रॉ मटेरियल आपको दे दिया है, स्टोर्स आपके पास है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये डायरेक्टली सेल्स के हिसाब से ही चेंज होंगे। ठीक है। तो वो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए सर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, एंड दिस इज स्टडी मटेरियल रुपीज लैक्स। तो ईयर 1 2 का आपको दे रखा है, तो हम 2 और 3 को कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि उसी के बेस पे हमें ईयर 3 का भी कैलकुलेशन करना होगा। तो वी हैव प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश फ्लो निकालने मुझे फाइनली लास्ट में, तो नेट प्रॉफिट में वी विल एड बैक डेप्रिसिएशन, फिर चेंज इन वहां पर स्टॉक, ये हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर रखा है पूरा जब हमने कैपिटल बजटिंग किया था। तो वहां पर देख लीजिए जो भी नोपैट आया था प्लस एड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो वही सारा कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होगा। हाँ सर, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड रहेगा, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल रहेगा। नहीं, हर एक के लिए नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स, क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं ना हर बार, स्टोर्स चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो, अदर एक्सपेंसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, बट उसके लिए एडजस्टमेंट दे दिया है। डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, एंड मिसलेनियस इनकम फिक्स है, तो मतलब वो फिक्स ही रहेगी। तो जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा, जो चेंज हो रहा है विद द चेंज इन सेल्स वो चेंज होगा सर। ठीक है। तो एक बार करते हैं फिर डिस्कस करेंगे। तो वी हैव प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे सर। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले लिया हमने।
ठीक है, वी हैव पर्टिकुलर्स ईयर 2, year 3, year 2 and year 3 particulars. तो सबसे पहले वहां पर बाई सेल्स, और वो तो बता ही दिया उन्होंने, ईयर 2 में 1000 थी और यहां पर कितना है 1200 लैक्स, 1200 लैक्स। और क्या है आपके पास, मिसलेनियस इनकम है, सेम ही चलेगा, चेक कर लीजिए सर। और क्या आइटम है आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल, तो हम कंजम्पशन निकाल लेंगे सीधा ही। तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो सबसे पहले ईयर 2 का मटेरियल कंज्यूम निकाल लो सर। दिस इज फॉर ईयर 2, अकॉर्डिंगली हम ईयर 3 का कैलकुलेट कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज मटेरियल कंज्यूम्ड, यही होता है सर। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था ईयर 2 में, दिस इज योर 100, रॉ मटेरियल परचेजेस इज 400 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 150। ठीक है, तो मटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा, 100 प्लस 400 माइनस 150, तो दिस इज 500 माइनस 150 इज 350, मटेरियल कंज्यूम्ड इज 350। तो दिस इज परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स का कितना परसेंटेज है, 350 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, 35% ऑफ सेल्स। सेल्स का 35% है, तो ईयर 3 में भी क्या जाएगा, ईयर 3 में भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 35% ऑफ द सेल्स, तो सीधा ही लिख देंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। अब अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, सीधा मटेरियल कंज्यूम्ड ही लिख दो, उसमें सारी एडजस्टमेंट आ गई सर। तो ये था 350 और निकाल देंगे सर 1200 का 35% इज 420 सर। तो यहां पे भी लिख दो सर ईयर 3, 1200 इंटू 35% इज 420 सर, मटेरियल कंज्यूम्ड। चेक कर लीजिए सर, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास और क्या है, क्या क्या चीजें हैं, नाउ द नेक्स्ट आइटम इज योर स्टोर्स। स्टोर्स चेंज हो रहे हैं सर, देख लीजिए 2 स्टोर्स, 2 स्टोर्स सर। स्टोर्स अभी कितना आ रहा था, 120 आ रहा था, तो 1000 का 120, दिस इज 12% ऑफ सेल्स, तो कर देंगे कैलकुलेट सर, वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट 2। Stores as percentage of sales, how much, 12% of sales. On the same way we have manufacturing expenses, ये भी चेंज हो रहे हैं, $160 divided by 1000 into 100, this is 16% of sales। निकाल देंगे सर यहां पर स्टोर्स, तो ये कितने आए थे आपके पास, देख लीजिए 120, तो 1200 का 12% 144, टू मैन्युफैक्चरिंग 16% था तो 160, और ये कितना आ जाएगा 1200 इंटू 16% इज 192 सर। टू अदर एक्सपेंस सर, अदर एक्सपेंस के लिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थी सर, इट विल इंक्रीज बाय 50 lakhs, तो अदर एक्सपेंसेस यहाँ 100 है, यहाँ पर भी 100 है, बट लिख दिया है कि इट विल इंक्रीज बाय 50 lakhs, तो ये 100 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 150, खत्म सर।
फिर नेक्स्ट आपके पास है डेप्रिसिएशन, वो तो फिक्स ही है, फिक्स कॉस्ट है, तो डेप्रिसिएशन इज 100। चेक कर लीजिए सर, इफ यू हैव एनी डाउट एनी कंफ्यूजन, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कर देंगे सर, दिस इज 1010 एंड दिस इज 1210, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास कितना है बताओ, 180, तो 180 ही आएगा, चेक कर लीजिए सर, यू नीड टू चेक दिस। $350 minus 120 minus 160 200 and this is 180, तो ये कितना आ जाएगा, 1210 माइनस 420 माइनस 144 माइनस 192 माइनस 150 माइनस 100 माइनस 204 सर। बट उसने पूछा ये नहीं है, उसने पूछा क्या है, कैश फ्लोज पूछे हैं, उसने क्या पूछा है, कैश फ्लोज, तो मेन सॉल्यूशन क्या होगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। वापस एडबैक क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस, अब देखो सर, क्या लिखा हुआ है सर, assume sales and purchase in cash term, closing stock is expected to go up by the same amount as between year and 1 and 2, तो it will increase by the same amount, तो कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, 50 lakhs, तो what is your change in stock, इंक्रीज इन स्टॉक कितना आ जाएगा, वो माइनस होगा, इंक्रीज इन स्टॉक इज आउटफ्लो एंड दिस इज 50, तो ये आपके पास आ गया 304 माइनस 50 इज 254 सर। तो लास्ट में वो क्या पूछ रहा है, और कंप्यूट हाउ मच कैश फ्लो विल बी अवेलेबल इन ईयर 3 फॉर द पर्पस, तो मुझे वहाँ पर 75% ऑफ द कैश जनरेट टू सर्विस द लोन, तो वो बताना पड़ेगा, कैश अवेलेबल फॉर सर्विसिंग द लोन, तो लोन को सर्विस करने के लिए अमाउंट यू हैव 75%, $190.50 lakhs, check कर लीजिए। If you have any doubt, any confusion, any point you want to ask, पूछिए सर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट। वो फ्लोट क्या है बेसिकली, दिस इज अबाउट डिलेज, दिस इज अबाउट द टाइम गैप, तो आज के टाइम में प्रैक्टिकली नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आ गया है, नेफ्ट आ गया आपके पास, आरटीजीएस आ गया है, तो इन ए सेकेंड्स यू कैन ट्रांसफर द फंड्स। बट पहले क्या होता था कि वहां पर चेक इशूड होते थे, वहां पर तो टाइम कंज्यूमिंग था, वहां पर जब आप चेक प्रेजेंट करते थे क्लियरेंस में टाइम लगता था, तो दिस इज द फ्लोट, दिस इज द टाइम गैप, दिस इज द डिलेज, समझ पा रहे हैं। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट, फ्लोट का कॉन्सेप्ट उसी से लिंक्ड है कि आपके पास क्लियर्ड बैलेंस कितना है, अनक्लियर्ड बैलेंस कितना है, ठीक है। तो अभी भी आप देखते होंगे आपके अकाउंट में जो भी अगर कोई भी अमाउंट क्लियर नहीं हुआ होता तो वहां पर लिखा आता है क्लियर बैलेंस एंड अनक्लियर बैलेंस,
इवेंट्स, ठीक है। तो ऑन द सेम वे दिस इज द कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना पॉपुलर नहीं है बट फिर भी आपके मटेरियल में है, तो डेफिनेटली आई विल कवर दिस। द टर्म फ्लोट means delay or time gap between the two events. Normally in case of transaction by check, we experience this type of float delay, ठीक है। तो आज के टाइम में प्रैक्टिकली इतना पॉपुलर नहीं रहा है सर ये कॉन्सेप्ट। तो वी हैव अनक्लियर बैलेंस, we have uncleared balance, which has not been credited in your account। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज द अमाउंट विच हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, क्लियर्ड बैलेंस। जो क्रेडिट हो चुका है, which has been credited in your account। देखिए सर क्वेश्चन इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 41 सर, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर और ये भी स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है सर। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है बट है नहीं कुछ इसके अंदर, बहुत सिंपल है। आपको बस ध्यान से करना है कि क्या क्लियर्ड है और क्या क्लियर्ड नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो आंसर कर देंगे सर। प्राची लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ए रेंज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स टू होलसेलर कस्टमर। इट हैज 3 सप्लायर्स एंड 2 कस्टमर्स। उसके 3 सप्लायर हैं, 2 कस्टमर हैं। प्राची लिमिटेड रिलाइज ऑन इट्स क्लियर फंड फोरकास्ट टू मैनेज इट्स कैश। तो वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं? क्लियर फंड फोरकास्ट पे। You are an accounting technician of the company and has been asked to prepare the clear fund forecast for the period Saturday to Wednesday। तो आपको वहां पर देख लीजिए क्लियर्ड फंड का फोरकास्ट करना है फ्रॉम 7th अगस्त टू 11th अगस्त। तो सैटरडे टू वेडनेसडे, तो 7th 8th 9th 10th 11th 5 दिनों का करना है इंक्लूसिव। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पहली बात, रिसिव फ्रॉम कस्टमर डब्ल्यू लिमिटेड। क्रेडिट टर्म्स है 1 month 1 calendar month। पेमेंट मेथड इज BACS, ठीक है। तो BACS इज बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सर्विसेज एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक योर नेफ्ट। 7th अगस्त को वहां पर सेल हुआ, दिस 1,50,000 और 7th जुलाई की सेल आपको है 1,30,000, ठीक है। तो 1 month का आपके पास क्या है? क्रेडिट टर्म है। तो जो आपके पास 7th अगस्त को पैसा कौन सा जाएगा? 1,30,000, खत्म। एक्स लिमिटेड कोई क्रेडिट टर्म नहीं है, चेक से है। 7th अगस्त को 180 है और 7th जुलाई को आपके पास 160 है सर, ठीक है। तो 160 का आ गया होगा पैसा, अब तो 180 का पैसा आएगा। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है? एक्स लिमिटेड चेक विल बी पेड इन टू द प्राचीज लिमिटेड बैंक ऑन द सेम डे एज ऑफ द सेल इज मेड एंड विल क्लियर ऑन द 3rd डे। तो 7th को हमने दिया था फॉलोइंग दिस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पेमेंट। तो 7th को छोड़ दो, 8th 9th 10th 10th को आपके पास पैसा आ गया सर, उसका लिख देंगे सर उसको, सिंपल। ऑन द सेम वे वी हैव ए सप्लायर्स A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड। 1 कैलेंडर मंथ का क्रेडिट पीरियड है।
स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है भाई, पेमेंट कर देना। तो अब देखिए सर, यहां पर आपके पास दिस इज 1 कैलेंडर मंथ, 7 अगस्त की परचेजेस, 7 जुलाई की परचेजेस और 7 जून की परचेजेस। ठीक है। ए लिमिटेड, Prachi Limited has set the standing order for 45,000 in month to pay for the supplier from A Limited. This will lead Prachi's bank account on 7th August. तो 7 अगस्त को कितनी पेमेंट हो जाएगी? 45,000 की। Every few months an adjustment is made to reflect the actual cost to the supplier purchase. You need to make this है। तो ठीक है, वो उसने कहा कि भाई कितने की भी परचेज हो 45,000 हर बार, हर महीने 7th को आप दे दो, तो 7th को माइनस हो जाएंगे, पेमेंट हो जाएगी 7th को। फिर वो लेके यहाँ 2 मंथ्स क्रेडिट है 85, 80 एंड 75। तो ये 75 आपके पास 7 जून के आएंगे। और उसके लिए क्या लिखा हुआ है? प्राची लिमिटेड विल सेंड आउट बाय पोस्ट द चेक टू बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड ऑन 7th अगस्त। द अमाउंट विल बी बैंक ऑन द सेकंड डे एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पोस्टिंग। तो 7th को दिया है तो 9th को आपके अकाउंट से निकल जाएगा दोनों के लिए। तो यहां पर कौन सा अमाउंट होगा? 75। और यहां पर कौन सा अमाउंट होगा? कोई नहीं है तो ये वाला अमाउंट होगा। ठीक है, क्लियर है सर? तीनों एडजस्टमेंट क्लियर है? परफेक्ट। 10,000 का क्या होगा ये पूछना चाह रहे हैं, उसके लिए मना कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट होगी, आपको जरूरत नहीं है, आपको तो 45,000 की पेमेंट लेनी है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? वेजेस एंड सैलरीज। वीकली वेजेस आपके पास जुलाई की और अगस्त की। फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड कैश वेजेस, दे विल बी पेड 1 वीक्स वेजेस ऑन 11th अगस्त। तो 11 अगस्त को आपकी देख लीजिए वहां पर पेमेंट है आपके पास, देख लीजिए 1 वीक की पेमेंट है। ठीक है, फॉर द लास्ट वीक वर्क डन इन जुलाई। ये थोड़ा सही से लिखा हुआ नहीं है। फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड कैश वेज वीकली, दे हैव बी पेड 1 वीक वेजेस ऑन 11th अगस्त फॉर द लास्ट वीक वर्क डन इन जुलाई, दे वर्क ए वीक इन हैंड। तो एक हफ्ते का पैसा वो हाथ में रखते हैं सर। ठीक है, तो इस केस में ले लेंगे सर, पेमेंट्स ले लेंगे सर। 11th को कितनी पेमेंट दिखाएंगे? 11th को कितनी पेमेंट दिखाएंगे? जुलाई की पेमेंट 11th अगस्त को कर दी सर, खत्म। ऑल द ऑफिस वर्कर्स आर पेड सैलरी बाय BSS सैलरी फॉर द जुलाई विल बी पेड ऑन द 7th अगस्त। तो 7th अगस्त को उसकी पेमेंट हो जाएगी। 7th अगस्त को कितनी पेमेंट होगी? 56,000। 56,000। Every Saturday morning, the petty cash withdraws 200 from the company's bank account for the petty cash and the money leaves Prachi on the straight way. तो 200 आपका 7th को ही माइनस हो जाएगा। The room cleaner is paid 30 from the petty cash every। तो क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट होगी? पेटी कैश में से 30 रुपए पे किए, तो क्या यहां से बैंक अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट होगी? नो, वो तो 200 हम पहले ही ले चुके हैं। ठीक है। ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर बाय ऑन द टेलीफोन ऑन संडे 8th August to be valued 300. This will paid by the company debit card. Such payment are generally seen to leave the company account on the next working day. तो 9th को निकल जाएंगे 300 रुपए, 300 rupees. 5 न्यू सॉफ्टवेयर विल ऑर्डर ओवर द इंटरनेट ऑन 10th अगस्त। 10 अगस्त को किए हैं, टोटल कॉस्ट है 6,500। ए चेक विल बी सेंड आउट ऑन द सेम डे, द अमाउंट विल लीव द प्राची अकाउंट ऑन द सेकंड डे फॉलोइंग दिस। तो कब निकले सर? 10 तारीख को छोड़ दो तो 12 तारीख को निकले। 12 तारीख का तो हमें बनाना ही नहीं है, हमें तो 11 तारीख तक का बनाना है। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, इस वाले की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, 30 रुपए वाले की हो जाएगा सर। Other information, the balance on the Prachi bank account is 2 lakh on 7th, and they represent both the book balance and the clear fund. Prepare the clear fund forecast for the period from 7th August to 11th August inclusive using the information. Show clearly the uncleared fund float each day. तो वो भी uncleared वाला भी बता देंगे। ठीक है, तो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, और मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि एग्जाम में आते हुए, बट स्टडी मैथ का पार्ट है तो वही कवर तो करना ही पड़ेगा। क्लियर फंड फोरकास्ट, पांच दिन का बनाना है हमें सर। 1 2 2 3 4 5। ठीक है, वी हैव पर्टिकुलर्स सैटरडे, संडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7th August, 8th August, 9th August, 10th August, 11th August. देखिए सर, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक एडजस्टमेंट को लेते चलते हैं सर। सबसे पहले वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड, और उसके लिए क्लियर लिखा है रिसिप्ट ऑफ मनी बाय BACS इज इंस्टेंटेनियस एक्स लिमिटेड। तो डब्ल्यू लिमिटेड का BACS है, और आपके लिए क्या लिखा हुआ है 1 कैलेंडर मंथ, तो कौन सा आएगा 130 आपके पास आ जाएगा सर। तो रिसिप्ट्स डब्ल्यू लिमिटेड कितना 130 इंस्टेंटेनियस उसी दिन आ जाएगा, खत्म। फिर दूसरी एडजस्टमेंट आपके पास क्या है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या विल बी पेड ऑन द सेम डे एट द सेल एंड विल बी क्लियर्ड ऑन द थर्ड डे एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पेमेंट। तो कब 7th को छोड़ देंगे, 8th 9th 10th 10th को आपके पास आ जाएगा कितना, कोई नहीं है तो 7th अगस्त वाला ही 180 सर। एक्स लिमिटेड का 10th को 180 आ जाएगा सर, खत्म सर। अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आ रही है आपको तो बता देना भाई। पेमेंट्स रिसिप्ट्स हो गई हमारी, पेमेंट्स पे आ जाओ। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, तीन आपके पास हैं। सबसे पहले ए लिमिटेड के लिए क्या लिखा हुआ है 1 कैलेंडर मंथ, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है 45,000 पे कर दो, दिस इज ऑन 7th अगस्त, तो कर देंगे 7th अगस्त को सर 45,000, खत्म। आप करो सर बैलेंस का क्या होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखी है तो हमारे लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर, हमें कुछ नहीं करना है। बी लिमिटेड के लिए क्या लिखा हुआ है, बी लिमिटेड के लिए वी हैव 2 कैलेंडर मंथ्स, चेक से पेमेंट हो रही है, 2 कैलेंडर मंथ है, तो अगस्त में कब का पैसा पेमेंट करना होगा, जून का, और जून का पैसा कितना है 75,000, और उसके लिए क्या लिखा हुआ है प्राची लिमिटेड सेंड आउट द पोस्ट डेटेड चेक to B Limited, C Limited on 7th August. The amount will be leaved his bank account on the second day excluding, तो 7th को छोड़ दो, 8th और 9th को पेमेंट होगी कितनी 75,000, और इसका नन है तो कब पेमेंट होगी इसकी देख लीजिए कितनी पेमेंट होगी 95,000, तो दोनों ले लेंगे सर। बी और सी का आपकी देख लीजिए कब पेमेंट है 75,000, दिस इज ऑन 9th, एंड 95,000 दिस इज ऑन 9th अगेन, ठीक है। तो ये आपके पास 2 मंथ्स का क्रेडिट था तो 2 महीने पहले वाली पेमेंट होगी, और यहां पर कोई क्रेडिट नहीं था तो सेम करंट मंथ वाली पेमेंट होगी सर, खत्म सर। वेजेस, वेजेस के लिए क्लियरली मेंशन्ड है सर वहां पर, फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड कैश ऑन 11th अगस्त फॉर द लास्ट वीक डन, और लास्ट वीक डन हमने कितना किया था 12,000, ठीक है, चेक कर लीजिए। और 11 को पेमेंट है तो 11 तारीख को कितनी पेमेंट आ जाएगी 12,000, खत्म। देन वी हैव सैलरीज, सैलरी के लिए क्या एडजस्टमेंट है, पेड सैलरी BACS टू बी पेड ऑन 7th अगस्त, 7th अगस्त को पेमेंट कर देंगे, एंड दिस इज ऑन देख लीजिए आर पेड सैलरीज, सैलरी फॉर जुलाई विल बी पेड ऑन 7th, तो जुलाई की सैलरी कितनी है 56,000 सर, 56,000, खत्म, ठीक है। फिर पैटी कैश हमने कितना विड्रॉ कर लिया ऑन 7th 200, ठीक है सर। स्टेशनरी, स्टेशनरी की पेमेंट कब होगी सर 8 तारीख को दिया, उस दिन को छोड़ के, और कब डेबिट होंगे देख लीजिए, लीव द अकाउंट ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे, तो 8 तारीख को छोड़ दो, देख लीजिए 8 तारीख को आपका आपने ऑर्डर किया,
is paid by the company. Such payment are generally seen to leave the account on the next working day. तो next working day आपके पास क्या है देख लीजिए, 9 तारीख हो गई सर, 9 तारीख को हो जाएगी सर। 300 खत्म सर, निकाल देंगे सर। रिसिप्ट ऑब्लिक पेमेंट, कर देंगे रिसिप्ट कितना है और पेमेंट कितना है सर। $45,000 minus 56,000 minus 200, 28,800 सर रिसिप्ट है सर, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पेमेंट ही है। कितनी पेमेंट है? 75,000 प्लस 95,000 प्लस 300, 170,300, 180 की रिसिप्ट है सर। और यहाँ पर आपके पास पेमेंट है 12,000 की सर। ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना था? 2 लाख। तो आपके पास क्या जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। आप चेक करिए सर। तो व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस? 2,28,800। अगली बार का यही क्या हो जाएगा? ओपनिंग। क्लोजिंग बैलेंस इज 58,500। $2,38,500। $226,500। चेक कर लीजिए, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। अब वो साथ में अनक्लियर्ड बैलेंस भी पूछ रहा है, अनक्लियर्ड फंड फ्लोट भी पूछ रहा है। अब अनक्लियर्ड बताओ सर, कितना कितना अनक्लियर्ड है सर? ये कब जाके मिला? 10th को। तो अनक्लियर्ड 3 दिन अनक्लियर्ड रहा सर, चेक वाला ही तो रहेगा अनक्लियर्ड। तो रिसिप्ट में देख लो सर, एक्स लिमिटेड का 3 दिन आपका अनक्लियर्ड रहा। 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, तब जाके आपको 10th को मिला सर। यही था सर, देख लो सर, ये रहा। और आपका अनक्लियर्ड बैलेंस क्या था सर? ये तो मिल ही गया 7th को। ये 2 दिन अनक्लियर्ड रहा, ये 2 दिन अनक्लियर्ड रहा सर, ये 2 दिन अनक्लियर्ड रहा। ये चेक वाले ही है ना दोनों, चेक वाले हैं ना दोनों सर। तो ये रिसिप्ट था, ये पेमेंट है सर। बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, इनके कितने 2 दिन तक अनक्लियर्ड रहे? 75, 75, तब जाके वहां पर पेमेंट हुई सर। 95, 95, और तो है नहीं कुछ। और क्या था सर? एक स्टेशनरी वाला था जो डेबिट कार्ड वाला था, एक दिन वो अनक्लियर रहा सर। हमने 8th को ट्रांजेक्शन की थी एंड देख लीजिए वो जाके पेमेंट हुई अगले दिन सर। तो स्टेशनरी सिर्फ एक दिन अनक्लियर्ड रहा सर। और साथ में एक सॉफ्टवेयर का भी आपके पास है सर,
सॉफ्टवेयर की पेमेंट तो सर बाद में ही जाएगी 12th को, बट आपके लिए अनक्लियर्ड कब रहा? अनक्लियर्ड कब रहा सर? देख लीजिए 10th को ट्रांजैक्शन हुई थी, 7th 8th 9th 10th को ट्रांजैक्शन हुई थी, तो उस दिन और अगले दिन सर 2 दिन मेरे लिए क्या रहा? अनक्लियर्ड रहा। 6500 एंड 6500 चेक कर लो सर, खत्म। तो व्हाट इज योर नेट अनक्लियर्ड बैलेंस? नेट अनक्लियर्ड बैलेंस 10,000। $9,700। चेक कर लीजिए। तो फिर अब हम क्या निकाल देंगे? टोटल बैंक बैलेंस। तो यहां पर आपके पास बैंक बैलेंस कितना था? 228,800। तो अनक्लियर कितना है? 10,000। तो व्हाट इज योर टोटल बैंक बैलेंस क्लियर्ड प्लस अनक्लियर्ड? तो 10,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 238,800। फिर इसके अंदर 228,800 में 228,800 प्लस 97, तो 238,500। समझ आया ना किस तरह से निकल रहा है? प्रैक्टिकल है बहुत। यहां पर आपके पास था 58,500 प्लस 180, 238,500, देन 238,500 माइनस 6,500, 232, और यहां पर 226,500, 2,20,000। चेक करिए सर पूरा। ये आपके पास फुल फ्लेज आपके पास क्वेश्चन आ गया, एंड दिस इज बेस्ड ऑन फ्लोट। दिस इज बेस्ड ऑन फ्लोट। चले आगे सर। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट। आपके मॉड्यूल में था तो डेफिनेटली, स्टडी मैट में था तो डेफिनेटली वी नीड टू कवर दिस सर। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्यूमॉल्स मॉडल। तो जैसे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए, ऑन द सेम वे हाउ मच द ऑप्टिमम कैश बैलेंस यू नीड टू मेंटेन, एंड दिस इज वी आर यूजिंग द ब्यूमॉल्स मॉडल, ठीक है, टू कैलकुलेट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। कि आपको वहां पर कितना कैश आपको मेंटेन करना चाहिए सर। तो वो कह रहे हैं ऑप्टिमम लेवल कब है? जब आपकी कैरिंग कॉस्ट, आपको कैरी करने की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द ट्रांजैक्शन कॉस्ट वहां पर क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो उस पॉइंट पे हमें उतना कैश हमें मैनेज करना चाहिए, उतना कैश हमें मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो ब्यूमोल्स आपके पास, जैसे आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में पढ़ा होगा 2A अपॉन सी, ऑन द सेम वे यहां पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कैलकुलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है सर। According to this model,
optimum cash level is that level of cash where the carrying cost and transaction cost are minimum or same. कैरी मतलब उसको होल्ड करने की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या मतलब है? वी आर कन्वर्टिंग कैश इनटू द सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज इनटू द कैश, तो दिस इज योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, तो यू आर बियरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सेम वही चीज है यहाँ पर, वी आर कन्वर्टिंग द कैश इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू द कैश, एंड दिस इज योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो दो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट देखने को मिलेंगी। द फर्स्ट वन इज कैरिंग कॉस्ट। Carrying cost refers to cost of holding the cash, that is interest cost incurred maintaining minimum cash balance, maintaining the minimum cash balance. Transaction cost it refers to the cost in getting the marketable securities converted into cash and vice versa, and vice versa. अब वहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट होती थी सर, तो देख लीजिए सर। तो दिस इज योर कैश लेवल 2AO upon C square root. A is annual cash disbursement. O is transaction cost, वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट था, एंड C is carrying cost. होल्डिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चेक कर लीजिए सर। ठीक है, तो कुछ नया तो नहीं पढ़ा हमने, ये तो पुराना ही है, सब कुछ आता है आपको सर, ये तो आपको सब कुछ आता है। क्वेश्चन 44, दिस इज फ्रॉम योर स्टडी मैट। If firm maintains a separate account for the cash disbursement, total disbursement are 105,000 per month or 12,60,000 per annum. Admin and transaction cost for transferring cash to disbursement account is 20 per transfer, and the marketable securities yield is 8% per annum. So this is the opportunity cost. Determine the optimum cash balance according to the William J. Baumol's model. कर देंगे, तो इससे सिंपल क्या हो सकता है सर? Question number 44, sir. So annual disbursement is 12,60,000. Ordering cost, transaction cost is 20, and carrying is 0.08 square root.
आ जाएगा, बताएंगे आंसर कितना आएगा। टू 25100 चेक कर लीजिए, 25100 खत्म सर। Now we have one small point. We have cash cycle and cash turnover. तो जैसे हमने ऑपरेटिंग साइकिल सीखा था वैसे ही आपके पास क्या है, कैश साइकिल है सर। ऑपरेटिंग साइकिल क्या था, मटेरियल क्या क्या था, जल्दी से बता दो। मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। अब कैश साइकिल क्या होगा, इट कैन बी स्टार्ट ओनली फ्रॉम, देख लीजिए, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेटर्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो कैश साइकिल का मतलब ये है कि कितने टाइम में आपका कैश में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो स्टॉक फिनिश गुड आपके पास बन गया है, वो सेल हुए, साथ में कैश सेल्स हुआ, साथ में वहां पर हमने क्रेडिट सेल्स किया, डेटर्स से वहां पर पैसा कलेक्ट हो रहा है, और साथ में वहां पर मुझे क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। तो किस किस कितना कितना टाइम इन्वॉल्व है, तो इन्वेंट्री होल्डिंग है 50 डेज, डेटर्स कलेक्ट करने में 50 डेज लग रहे हैं, और 60 डेज में हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। तो व्हाट इज अवर कैश साइकिल, 40 दिन में कन्वर्जन हो रहा है, 40 डेज में कन्वर्जन हो रहा है। तो देर इज नो वर्किंग प्रोग्रेस, देर इज नो रॉ मटेरियल होल्डिंग सर। फिनिश गुड तो आएगा सर, इन्वेंट्री तो आएगा, फिनिश गुड तो आएगा डेफिनेटली सर। तो ये आपके पास क्या है, कैश साइकिल। कैश टर्नओवर सर, कैश टर्नओवर का क्या मतलब है, कितनी बार कैश में कन्वर्जन हो रहा है, एक साल में कितनी बार कैश में कन्वर्जन हो रहा है। 360 और 365 डिवाइड बाय कैश साइकिल। इफ योर कैश साइकिल इज 40 डेज, तो कितनी बार साल में, 360 डिवाइड बाय 40, तो साल में कितनी बार, 9 बार कैश में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, सेम जो हमने पहले डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही है सर। तो वी हैव कैश साइकिल, वी हैव कैश टर्नओवर रेशियो, एंड दिस इज योर स्टडी मैथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 सर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए सर क्या कह रहा है। The following information is available in respect of the site trading company. On an average, debtors are collected after 48. Debtors कब collect हो रहे हैं, 45. Inventory has an average holding period of 75 days and the credit period on an average is 30 days. The firm spent a total 120 lakhs annually on the constant trade and it can earn 10% on the investment. ठीक है, from the above information, you are required to calculate cash cycle, cash turnover, minimum amount of cash to be maintained to meet the payment as they become due, and saving by reducing the average inventory holding by 30 days. तो ये पूरा कैलकुलेशन कर देंगे, सिंपल है, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा 3-4 मार्क्स में। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 45। सबसे पहले कैश साइकिल, 45 प्लस 75 माइनस 30, 90 डेज, खत्म। कैश टर्नओवर, कितनी बार कन्वर्जन हो रहा है, 4 टाइम्स। कितनी बार घूम रहा है। अब वो क्या कह रहा है
The firm spend 120 lakhs annually at a constant rate and they can earn 10%. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश इज टू बी मेंटेन टू मीट द पेमेंट. तो कम से कम कितना कैश मेंटेन रखना पड़ेगा? तो आपका कितना खर्चा है देख लीजिए. दिस इज 120 लैक्स. तो मुझे 90 दिन का पैसा रखना पड़ेगा. मुझे 90 दिन का पैसा अपने पास हर समय रखना होगा. तो बिकॉज दिस इज योर कैश साइकिल. मिनिमम कैश बैलेंस. एंड दिस इज योर 30 लैक्स. तो कम से कम 30 दिन का 30 लाख रुपए आपको रखने पड़ेंगे. ठीक है सर. लास्ट सी पॉइंट में वो कह रहा है इफ देयर एनी चेंज. क्या चेंज कह रहा है? सेविंग बाय रिड्यूसिंग द एवरेज होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज. तो आपका होल्डिंग पीरियड कितना हो गया? 30 डेज हो गया सर. बाय लिखा हुआ है. तो कितना था पहले? 75 डेज. और वो 30 दिन से कम हो गया. तो अब कितना बचा? 75 माइनस 30 कितना बचा? 45 सर. तो कैश साइकिल, न्यू कैश साइकिल कितना आ जाएगा? तो दिस इज 45 प्लस और क्या है? 45 माइनस 30. तो कितना आ जाएगा आपके पास? 60 डेज. तो नाउ द कैश साइकिल इज ऑफ 60 डेज. कैश टर्नओवर. थ्री 360 डिवाइड बाय 60. तो 6 टाइम्स हो जाएगा सर. एंड मिनिमम कैश वी नीड टू मेंटेन 120 लैक्स डिवाइड बाय 360 इंटू. अब 60 दिन का पैसा रखना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा? 20 लैक्स. तो कितने की सेविंग्स हो गई सर? पहले आपको 30 लाख रखना पड़ रहा था, अब 20 लाख रखना पड़ रहा है. तो देयर इज अ सेविंग ऑफ 30 माइनस 20, 10 लैक्स की सेविंग है. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 10%. तो आपको कितने की सेविंग हो जाएगी? 1 लाख रुपीज की सेविंग्स हो जाएगी. चेक कर लीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क सर, बोलिए. चलें आगे सर. सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 49 एंड दिस इज फ्रॉम नवंबर 2022 सर. क्या कह रहा है? K Limited has a quarterly cash outflow of 9 lakh arising uniformly during the quarter. तो हर क्वार्टर में कितना हो रहा है? 9 lakhs. तो एनुअल ट्रांजेक्शन कितनी हो जाएगी? 9 into 4, 36 lakhs. The company has an investment portfolio of marketable security. It plans to meet the demand of the cash by periodically selling the marketable securities. The marketable securities are generating a return of 12%. So this is your opportunity cost. Transaction cost of converting the investment to cash is 60. So this is your transaction cost. The company uses BMOS model to find out the optimal transaction size to converting the marketable securities into cash. And we have 1 year is equal to 360 days. What is the company's average cash balance? तो average cash balance निकालना है. तो लगा देंगे पहले BMOS मॉडल लगा देंगे. तो सबसे पहले ऑप्टिमम cash balance, and this is 2AO upon C square root. 2 into 9 lakh into 4 into 60. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 12. तो कितना मिनिमम कैश बैलेंस? तो दिस इज योर 2 into 260 डिवाइड बाई 0.12 स्क्वायर रूट. कितना आ रहा है? बोलिए सर. 60,000.
क्लियर है? क्लियर है सर? साथ में आपके पास उसने एवरेज कैश बैलेंस पूछ लिया सर। क्वेश्चन में उन्होंने एवरेज कैश बैलेंस पूछा है, तो एवरेज इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यही तो होता है। तो ओपनिंग तो कुछ नहीं है, क्लोजिंग इज 60,000, चेक करिए सर। साथ में वो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स एवरी ईयर, कितने कन्वर्जन आप कर रहे हैं। तो टोटल आपके पास देख लीजिए 36 लैक्स था, और मिनिमम कैश कितना है 60,000 सर। तो कितनी बार कन्वर्जन कर रहे हैं 36 लैक्स डिवाइड बाय, तो ये आपके पास कितना आ गया 60 टाइम्स। फिर वो पूछ रहा है कि भाई कितना इंटरवल है बिटवीन द टू कन्वर्जन, तो 60 बार कर रहे हैं, 360 दिन है सर। इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन, इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन 60 बार कर रहे हैं, तो कितना इंटरवल हो गया 6 डेज हो गया सर, हर 6 दिन में कर रहे हैं सर, यही पूछ रहा है बस। चेक कर लीजिए सर। डन सर। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर कैश मैनेजमेंट सर। पूरा हमने एक एक क्वेश्चन किया है सर, एक एक क्वेश्चन सब किए हैं हमने, जो कॉपी पेस्ट है बस वही छोड़ा है सर। तो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए कैश मैनेजमेंट के, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर, देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर कैश मैनेजमेंट। पूरा फुल्ली हमने कंप्लीट कर लिया है आपका कैश मैनेजमेंट सर। ठीक है, चेक कर लीजिए सर। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर डेटर्स मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर डेटर्स मैनेजमेंट।